Hello student, welcome to Source 4 learning session on Bhasa from Hindi grammar. Source 4 is one of the leading names which helps students in their life goals through schooling, sports and life skills. So let's start. Today we are going to learn about भाषा, जिसको पढ़ने के बाद हमको भाषा के विषय में जानकारी मिलेगी, भाषा के कितने रूप होते हैं उसके बारे में पता चलेगा और भाषा के क्या क्या प्रकार होते हैं. So let's begin our class. हमारा पहला चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण. इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में. तो भाषा क्या होती है? हम बोलकर या लिखकर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं. जैसे मुझे किसी को कुछ समझाना है, किसी को कुछ बताना है, तो या तो मैं उसको बोलकर बताऊंगी या लिखकर समझाऊंगी. वैसे ही दूसरा बोली गई बात को सुनकर समझेगा या लिखी गई बात को पढ़कर समझेगा. सो इसी को ही हम लोग मीडियम, जो माध्यम हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, उसे भाषा कहा जाता है. तो भाषा का डेफिनेशन क्या होता है? भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, जो जिस माध्यम के थ्रू हम अपने विचार, अपने मन की बात दूसरों को कन्वे करते हैं, उसी को ही भाषा कहा जाता है. अब भाषा के दो रूप होते हैं. एक होता है हमारा मौखिक, दूसरा होता है लिखित. तो आइए एक के बाद एक पढ़ते हैं. पहला है मौखिक. जब हम किसी भाषा को सुनकर समझना और बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, वो भाषा के मौखिक रूप होते हैं. जैसे मौखिक मतलब ओरल कन्वर्सेशन. तो वो क्या होती है? जब मैं किसी को अपनी बात बोलकर समझाऊंगी और दूसरा वही बात को सुनकर समझेगा, वो होता है हमारा मौखिक भाषा. जैसे आप गाना सुन रहे हो, वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है. वैसे ही बोलना और सुनना, ये हमारी मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं. अब चलते हैं हमारे लिखित भाषा की ओर. लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान को हम लोग बोलते हैं लिखित भाषा. जैसे पहले मौखिक भाषा में बोलकर और सुनकर समझना था. यहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी को अपने भाव, विचार और मन की भावना कैसे बताता है? लिखकर. और दूसरा वाला उसको पढ़कर समझता है. सो लिखना और पढ़ना, ये आते हैं हमारे लिखित भाषा के अंतर्गत. जैसे आप कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या अपना स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो, वो सब है हमारा लिखित. जैसे यहाँ पर दो पिक्चर है, स्टॉप, प्रोग्रेस, गो, और एक में है नो पार्किंग. ये कहीं पर लिखा हुआ है, प्रिंटेड है, जो हम उसको रीड कर रहे हैं और समझ रहे हैं. जैसे स्टॉप, प्रोग्रेस, नाउ रेडी टू गो, और गो, ये नो पार्किंग. सो ये होता है हमारा लिखित भाषा. अब आते हैं हम बोली की तरफ. जब कोई भाषा बड़े भूभाग में बोली जाती है, तो उसके कुछ क्षेत्रीय रूप विकसित हो जाते हैं, जिसे बोली कहते हैं. कोई भी बोली विकसित होकर भाषा का रूप ग्रहण कर सकती है. तो कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र में और भूभाग में जब कोई एक भाषा का डेवलप होता है, विकसित होता है, उसके साथ कई और भाषाएं भी जुड़ जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बोली. और वो बोली विकसित होकर, एडवांस होकर, उसको फिर हम भाषा का रूप देते हैं. तो बोली जनरली हम और कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, उसका कोई लिखित फॉर्म नहीं होता है. वैसे हमारी हिंदी भी पहले एक बोली थी, उसका नाम था खड़ी बोली. बोली को भाषा का सीमित प्रयोग वाले क्षेत्रीय रूप माना जा सकता है. बोली का अधिकांश साहित्य मौखिक होता है, जबकि भाषा का साहित्य लिखित होता है. जैसे अभी मैंने बताया, बोली केवल मौखिक फॉर्म में ही यूज होता है या इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जो भाषा होता है वो उसमें साहित्य, ग्रामर इंक्लूड करके वो लिखित फॉर्म में आता है. अब भाषा के अंतर्गत बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा आदि. तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं. पहले पढ़ते हैं हम मातृभाषा. मातृभाषा क्या होती है?
मातृभाषा वो भाषा होती है जो हम माँ से सीखते हैं। मातृभाषा बालक अपने परिवार से सीखता है। यह भाषा सबकी अलग अलग होती है। तो बच्चा अपने परिवारजनों से, अपने माता पिता से जो भाषा सीखता है पहली बार, उसको बोलते हैं मातृभाषा, मदर टंग। जैसे बंगाली परिवार में उसका बच्चा जन्मा हो तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? बंगाली। पंजाबी परिवार के बच्चे की मातृभाषा क्या होगी? पंजाबी। वैसे गुजराती परिवार का बच्चे का मातृभाषा क्या होगी? गुजराती। लाइक दिस। ठीक है। अब बातें हमारे उपभाषा के ऊपर। बोली की अपेक्षा थोड़े बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा कहलाती है। जैसे बोली अभी हमने पढ़ा कि वो कोई भूभाग में जब एक भाषा विकसित होती है उसके साथ कुछ अलग भाषाएं भी जुड़ जाती हैं जो खाली हमारा मौखिक कन्वर्सेशन, ओरल कन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं बोली। तो ये उपभाषा क्या होती है? ये बोली से थोड़े ज्यादा बड़े क्षेत्र में, थोड़ी बड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। तो प्राय बोलियों में साहित्य की रचना नहीं की जाती, लेकिन उपभाषा में साहित्य की रचना की जाती रहती है। सो द लिटरेचर, द साहित्य की रचना जनरल बोलियों में नहीं होती, जबकि ये उपभाषा में होती है। सो इसीलिए इसका लिखित फॉर्म भी होता है, जैसे भाषा का लिखित फॉर्म होता है। अब आते हैं मानक भाषा। कोई भी भाषा जब विकसित होती है तो उस पर विभिन्न बोलियां और उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता है। सो क्या होता है, जैसे हमने अभी बहुत बार डिस्कस किया है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर कोई भाषा बोली जाती है उसके साथ कुछ और भाषाएं भी जुड़ जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर भाषा का एकमतता नहीं रहती है। बहुत सारे भाषा में कौन सा लेना है, क्या यूज करना है, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे में एक व्याकरण सम्मत रूप भाषा का स्वीकृत किया जाता है, जिसको बोलता है, ली जाती है कि मानक भाषा। और वो भाषा उस पर्टिकुलर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, जो सब कोई उसको समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे उपभाषा और बोली में क्या होता है, ज्यादातर लोग क्योंकि एक क्षेत्रीय रूप में एक पर्टिकुलर एरिया में वो इस्तेमाल की जाती है, प्रोबेबली अधिकांश लोग उसको ना बोल पाएंगे या ना समझ पाएंगे। सो इसीलिए क्या करते हैं, व्याकरण सम्मत मतलब ग्रामर इंक्लूडेड कोई एक रूप भाषा का स्वीकृत या ग्रीड किया जाता है, जो सबके द्वारा बोली जा सकती हो या समझी जा सकती हो। जैसे हिंदी, अगर हम भारत में देखें तो हिंदी अधिकांश लोग समझ लेते हैं वो चीज को, तो वैसा ही। अब चलते हैं राष्ट्रभाषा की तरफ। राष्ट्रभाषा राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा के जो एक देश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है, जिसे संपूर्ण राष्ट्र में भाषा कार्यों में जैसे लिखना, पढ़ना और वार्तालाप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? वो भाषा होता है जो राष्ट्र के बहुत सारे कार्य में, जैसे वार्तालाप, कन्वर्सेशन करने में, लिखने में, पढ़ने में इस्तेमाल किया जाता है, और वो उस पर्टिकुलर राष्ट्र और स्टेट के थ्रू से मान्यता प्राप्त होती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा होता है, तो इसलिए हम इसको राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं। इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनने योग्य है, क्योंकि अधिकांश भारतीय उसको समझ पाते हैं। अब आते हैं राजभाषा की तरफ। किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग की जाती है, उसे हम बोलते हैं राजभाषा। तो राजभाषा क्या होती है? जो राजकीय कार्य, जो गवर्नमेंट वर्क सब होता है, सब में जो मेन लैंग्वेज, जो मेन भाषा प्रयुक्त होती है, उसको राजभाषा बोली जाती है। भारत में हिंदी को 14 दिसंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। हमारे संविधान की तरफ से हिंदी को 14 सितंबर में राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसीलिए हम उसी दिवस को किस रूप में मनाते हैं?
हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा हमारे भारत में बहुत सारे राज्यों में हिंदी एक राजभाषा के रूप में घोषित की गई है, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ये सभी राज्यों में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। So watch us on YouTube. Next we'll come with some more grammar portion. Thank you for today.